साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 40 नंबर के वीडियो की। साथियों ये क्वेश्चन, ये मान के चलिए, मुझे तो ऐसा फील होता है शायद इन क्वेश्चन से बाहर किसी कंपटीशन में जो है, जहां पर भी जिस भी स्टेट में हिंदी साहित्य का इतिहास आता होगा वहां पर इन क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन बाहर जाए, ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता है। साथियों साथियों आप लगातार इनकी मेहनत करते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मेरे से कि सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या। देखो, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को निश्चित रूप से दूंगा। आप 100% खुश रहिए। इसका पीडीएफ मैं 100% आप लोगों को दूंगा, लेकिन जैसे ये आदिकाल पूरा होगा वैसे ही मैं मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं इसको डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कर लीजिए। फिर मैं इसमें उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको वहां से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। साथियों चलिए बात करते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन की। जो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, आज ये हमारा जो है 40 नंबर का वीडियो रहेगा। साथियों निर्भय भीम वयायोग, निर्भय भीम वयायोग के जो लेखक हैं वो कौन है? रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम वयायोग के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी हैं। निर्भय भीम वयायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। ये रूपक ग्रंथ है। साथियों देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोगों को नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। वनमाला वाटिका, मल्लिका मल्लिका मकरंद प्रकरण, यदु विलास नाटक, रघु विलास नाटक रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ माने जाते हैं। तो निर्भय भीम वयायोग, देखो जो भीम और ये जितने भी रहे हैं, अब यहाँ पर वैसे तो कृष्ण भगवान से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान से संबंधित ऐसा कोई नाम ही नहीं है कवि का। तो आप याद रखिए भगवान राम के नाम से हैं तो रामचंद्र सूरी, इस तरह से थोड़ा सा आप जो है ट्रिक लगा लीजिए, आपको याद रह जाएगा। ठीक है आगे बात करते हैं। रामचंद्र सूरी जैन आचार्य थे। इनका समय संवत 1145 ईस्वी से 1230 ईस्वी का रहा। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे। इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था। साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ऐसे क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है, तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो निर्भय भीम व्यायोम के जो लेखक हैं वो रामचंद्र सूरी हैं। इनके द्वारा 11 नाटक लिखे गए हैं। इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था, और इनके द्वारा बहुत सारे जो है रूपक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। निर्भय भीम व्यायोम जो एक रूपक ग्रंथ है। वनमाला नाटिका, पल्लिका मकरंद प्रकरण, यदु विलास नाटक, रघु विलास नाटक आदि नाटक या रूपक इनके द्वारा लिखे गए हैं। साथियों चलिए अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर का। 42 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? साथियों यहाँ पर ऐसा कौन सा नाम है जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का नाम है? वो है पुतलीपा। साथियों आपको ये ध्यान, ये शायद ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि शायद ये कोई योगिनी हो या कोई फीमेल हो, लेकिन ये योगी का नाम है, वो है पुतलीपा। निम्नलिखित में से पुतलीपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। देखो ऐसा लग रहा है पुतलीपा ये एक योगिनी है, जबकि ये योगी है सिद्ध परंपरा में। ठीक है, और ये 78वें सिद्ध माने जाते हैं। शेष विकल्पों में युक्त मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा सिद्ध योगिनियों के नाम है। मणिभद्रपा और कनकलापा और लक्ष्मीकरा ये सिद्ध योगिनियों के नाम है। साथियों सारे प्रतीत तो ऐसे हो रहे हैं जैसे योगिनियों के ही नाम हैं, लेकिन मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और कनकलापा ये तो योगिनियों के नाम है, लेकिन पुतलीपा जो है ये योगी का ही नाम है, और ये सिद्धों में 78वें सिद्ध हुए थे।
ठीक है। सिद्ध साहित्य का जो समय रहा है सबको पता है, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इनका समय रहा है। और इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। साथियों, मेरे को तो इतना मतलब जब मैं इन क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इन क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे इतना मेरा दिल खुश होता है कि शायद इन क्वेश्चनों से ही कोई क्वेश्चन बाहर जाए। मैं दिल से बता रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए आप निश्चित होकर के पढ़िए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। आगे देखिए 43 नंबर का, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है किस इतिहासकार ने किया था। हिंदवी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है, सबको पता है कि किस इतिहासकार के द्वारा हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। हिंदवी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो अब्बू सईद ने किया, और कुछ स्थानों पर सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो के पहेलियों और मुकरियों में माना जाता है। हिंदवी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो अब्बू सईद के द्वारा किया गया था, लेकिन बहुत सारे स्थानों पर सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो को भी माना जाता है, जो इसके पहेलियों और मुकरियों में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलचूरी राजवंश। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। कलचूरी राजवंश की, देखो साथियों, मैंने भी आज तक जो है ये क्वेश्चन तो पढ़ा है, लेकिन आंसर इसका देखो राहुल वैली है। क्या है? राहुल वैली है। मैंने ये चीज तो पढ़ी है कि राहुल वैली में 7 नायिकाओं के नक्सिक का वर्णन किया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा आज तक कि वो जो 7 नायिकाएं थी वो किस वंश से थी। वो कलचूरी राजवंश से थी। साथियों, बताइए आप, कितना तगड़ा क्वेश्चन आया है यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में। यूपी टीजीटी 2021 में और यूपी पीजीटी 2000 में क्वेश्चन आया, तो यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है ये। जो यूपी पीजीटी 2000 में आया था, तो 2021 में यूपी टीजीटी में यहीं से क्वेश्चन उठा लिया। देखो आप, बहुत तगड़ा प्रश्न है। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। राहुल वैली है। साथियों, ये तो मुझे पता था भाई, राहुल वैली जो है 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन इसमें किया गया है, शिलांकित भी है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसको लिखा रखा गया है, ये एक चंपू काव्य भी है, और राहुल वैली जो है रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। ये मुझे भी पता है, लेकिन ये चीज मुझे पता नहीं थी, इतने क्वेश्चन पढ़ लिए मैंने, कि वो 7 नायिकाएं कलचुरी राजवंश से थी, ये पता नहीं थी। साथियों, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित राहुल बेली, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि है, ये एक शिलांकित कृति के साथ साथ चंपू काव्य भी है, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित रचना है। वर्तमान में कृति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रह में सुरक्षित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा? दामोदर शर्मा ने। साथियों, ये इस रचना के बारे में भी बहुत कुछ जो है आ जाता है पेपर में। अधिकतर तो ये पूछा है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? दामोदर शर्मा का है। हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो दामोदर शर्मा का ग्रंथ है, और हिंदी व्याकरण का जो है पहला ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर किसने लिखा? ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसकी भाषा जो है मैथिली है। वर्ण रत्नाकर की भाषा कैसी है? मैथिली है। ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया। ठाकुर मिथिला के ठाकुर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। जो ज्योतिश्वर ठाकुर थे वो मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा थे, हरि सिंह देव, उनके दरबारी कवि माने जाते हैं। और कुवल्य माला जो रचना है वो उद्योतन सूर्य की रचना है। ये कुवल्य माला रचना के बारे में भी पूछा गया है अधिकतर, तो ये किसकी रचना है? उद्योतन सूर्य की रचना है। साथियों, तो आप याद रखिएगा, जो कलचुरी राजवंश की नायिकाएं थी और उनका नक्शिक वर्णन किया गया राहुल वैली में। इसके जो कवि हैं वो रोड़ा कवि हैं, एक शिलांकित करती हैं, चंपू काव्य हैं,
और वर्तमान में कृति जो है मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में रखी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। ठाकुर जो है इसकी जो भाषा है वर्ण रत्नाकर की वो मैथिली है। और जो ज्योतिश्वर ठाकुर है वो मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। कुवल्यमाला जो कथा है वो उदयतन सूर्य की रचना मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। और साथियों आपका इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए मैं बताऊं। देखो इसका पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन नंबर आपने डाल दिया, पहला क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप वहां पर लिख लीजिए, फिर देखिए मजा कितना बढ़िया हो जाएगा। काम भाव 45 नंबर का क्वेश्चन है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में कथन किसका है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में कथन किसका है? 45 राम स्वरूप चतुर्वेदी का। किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। उपयुक्त उत्तर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक में उद्धृत है। विद्यापति के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के कथन और भी यहाँ पर हैं साथियों, देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के लिए क्या कहा? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। तो साथियों किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। श्रृंगार रस के जो सिद्ध वाक कवि माने जाते हैं वो विद्यापति को माना जाता है, लेकिन कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। जातीय कवि जो है बच्चन सिंह ने। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? बच्चन सिंह के द्वारा विद्यापति को जातीय कवि कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जो है किस कवि ने किया है? ये क्वेश्चन भी अनेक बार मैंने देखा है पेपरों में। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो आरंभ है वो किस कवि के द्वारा किया गया है? वो है जोइंदू। क्या नाम है उनका? जोइंदू। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का सूत्रपात जोइंदू के द्वारा किया गया। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोहिंदू ने किया। परमात्म प्रकाश एवं योग सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जोहिंदू की जो है परमात्म प्रकाश और योग सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं छठी सदी के धर्म दर्शन और इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई है। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे साथियों। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि हेमचंद्र जो है एक प्रसिद्ध जैन आचार्य रहे हैं। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। और ये हेमचंद्र एक जैन आचार्य रहे थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है शब्दानुशासन। किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है। प्राकृत व्याकरण है ये। और कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदो अनुशासन और देशी नाममाला कोश, ये हेमचंद्र की रचनाएं हैं। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। इनका ग्रंथ था भविष्यत कहा। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। राजा मुंज ने जो है इनको सरस्वती की उपाधि प्रदान करी। इनका जो समय रहा है वो 10वीं शताब्दी रहा है। इसमें बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है। तो धनपाल के द्वारा जो जो है भविष्यत कहा इनके द्वारा लिखा गया है। और धनपाल को राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि भी दी थी। और जो भविष्यत कहा है उसमें बहु विवाह का दुष्परिणाम और साध्वी और कुटिल स्त्री का जो अंतर है वो उसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया है? प्रश्न में बहुत बड़ी समस्या है इस प्रश्न में। और समस्या ये है कि ऐसे प्रश्न आते नहीं, लेकिन अगर आ जाए, अगर ये प्रश्न आ जाते हैं साथियों तो फिर ये प्रश्न अच्छे अच्छे स्टूडेंट को भी नहीं आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से
जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया जाता है। सिद्ध साहित्य में ये बात कही गई है। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में जो है पंचमकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। बस मतलब मैं तो क्या बताऊं यार, मैं जब इसको पढ़ता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ और जब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ और आपका भी दिल खुश हो जाएगा। प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए क्या इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें। और आपने पहली बार अगर ये वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होंगे साथियों। मैंने ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 40 नंबर का वीडियो है। अब तक मैं 13 वीडियो डाल चुका हूँ जो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप वहां से एक एक वीडियो को जो है देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हो साथियों। इन वीडियो की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप जब भी डिटेल पढ़ लें उसके बाद में। देखिएगा, सिद्ध साहित्य की विशेषता है जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रसात्मक अनुभूति, जन भाषा का प्रयोग। ये इनकी सिद्धों की मूल विशेषताएं हैं। इनको तो याद आप रख ही लीजिएगा साथियों। और सिद्धों के विषय में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो ज्योतिश्वर ठाकुर के जो ग्रंथ हैं वर्ण रत्नाकर उसमें मिलती है। अगला प्रश्न आता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं क्या है? केवल कवित्व के रचयिता है, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, केवल दोहा और तोमर के रचयिता है, व्याकरण में पारंगत हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चंद्रबरदाई के बारे में यही कहते हैं कि वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण में पारंगत हैं। तो यहाँ पर चंद्रबरदाई के अनुसार रामचंद्र शुक्ल के ये विचार थे कि वो जो है हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण में पारंगत हैं। वो इन बातों को चार में से दो को सही मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छप्पे इनका निजी छंद है। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा, छप्पियों का सम्राट कहा शिव सिंह सेंगर ने। इनकी अधूरी कृति पृथ्वी रासो को इनके पुत्र जलन के द्वारा पूर्ण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, सारी की सारी बातें अच्छी बातें हैं साथियों, आप इसको जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर दी गई हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम आप लोगों को जमाना है। तो जन्म काल के अनुसार सही क्रम इनका क्या होगा ये आपको यहाँ पर जमाना होगा। तो साथियों इसमें बी ऑप्शन राइट है। तो जन्म काल के अनुसार बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर जमा लीजिए। पहले नंबर पर आएगा स्वयंभू, दूसरे नंबर पर लोहीपा, तीसरे नंबर पर पुष्पदंत और चौथे नंबर पर हेमचंद्र। हेमचंद्र तो लेटेस्ट ही माने जाते हैं। तो स्वयंभू, लोहीपा, पुष्पदंत और हेमचंद्र, इस तरह से इनका क्रम हो जाता है साथियों। अब देखिए ये इनका क्रम भी दिया हुआ है तो आसानी से आप लोग देख सकते हो। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था, मेरे को तो ये सही तथ्य नहीं लग रहा है। उनका जन्म पटियाला में हुआ, गलत है। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये राइट है और ये गलत है। ये दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के पारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक हैं, ये भी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो पारसी में पूछो, ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं है। ठीक है, तो पहला और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन राइट होगा, तो सी ऑप्शन इसमें राइट माना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य हैं, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के पारसी में लिखने वाले चोटी कवियों में एक थे।
अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था साथियों। एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी भी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियां, मुकुरियां, दो सूखने और गजल। खालिक बारी, पहेलियां, मुकुरियां, दो सूखने और गजल। ठीक है साथियों, तो ये चीजें सारी की सारी आप लोगों को पढ़नी है। और प्लीज आप जो है इन्हें अच्छे से पढ़िए और सारे के सारे वीडियो आप जरूर देखिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आप जब भी डिटेल पढ़ें उसके बाद में इन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करिए। यह आदिकाल से संबंधित प्रश्न अभी चल रहे हैं और आदिकाल से संबंधित हम लोगों ने 50 प्रश्न यहाँ पर पढ़ लिए हैं साथियों। और अब अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे 15 नंबर का जो वीडियो होगा उसमें 51 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग करेंगे साथियों। तो साथियों, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ये प्रश्न तो जरूर से जरूर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। इनमें से कोई भी चीज अगर आपको अपने नोट्स में जोड़नी जोड़िए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आपका यही हौसला और यही बुलंदी पर आसमान को छुए और आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें ईश्वर करे आप सक्सेस हो। और मेरी मेहनत यही है साथियों, मैं आपके साथ लगातार मेहनत करता रहूंगा। आप ये जरूर फीडबैक दीजिएगा कि इसको जो है इस सीरीज को जारी रखें या फिर नहीं रखें। जैसा भी आपका फीडबैक रहे वैसा आप दीजिएगा। आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर भी फीडबैक दीजिएगा, जैसा भी आपको लगे साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो 15 नंबर का वीडियो आएगा। थैंक यू।